बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिस्तर के खास शो फायदे के फंड में और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। एक बार फिर से हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त म्यूचुअल फंड के निवेशकों को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, उनको इस मार्केट वोलेटिलिटी के बीच में क्या बदलाव करना चाहिए, किन तरह के फंड्स में उन्हें निवेश करना चाहिए और किस में उन्हें मिलेगा अच्छा रिटर्न। और इन्हीं सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है क्षितिज महाजन। आप सीईओ हैं कंप्लीट सर्कल के। बहुत बहुत स्वागत है क्षितिज जी आपका हमारे शो पर। धन्यवाद। सर, इससे पहले भी हमने आपसे चर्चा की है और एक बार फिर से हमें मौका मिला है आपसे म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई जानकारियां लेने का, तो एक ये अच्छा मौका है और साथ ही खास मौका इसलिए भी है क्योंकि बाजार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और वो 23,000 के पार जा चुका है। ऐसे में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए ये कितना अच्छा समय है, कितना अच्छा मौका है और इसको कैसे वो इनकैश कर सकते हैं? तन्वी, अपने आप में बहुत रिमार्केबल ये टाइम है। मार्केट कैप वाइज देखें तो आप 5 लाख करोड़ का, सॉरी, 5 ट्रिलियन मार्केट कैप क्रॉस किया है कैपिटल मार्केट का। ऑल टाइम हाई है, निफ्टी इज अराउंड 23,000 लेवल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है। एंड हमने देखा है दैट पेशेंस हमेशा पे करती है। जो लोग 2020 के टॉप से या बॉटम से, दोनों में से, अगर वो कंसिस्टेंटली बने रहे यहाँ पे, तो आज देखिए, कोविड से पहले कोई 12,000 का निफ्टी का लेवल था, तो ऑलमोस्ट वो लेवल ऑलमोस्ट डबल हो गया है। फ्रॉम द लोएस्ट ऑफ कोविड लेवल्स जहाँ पे 7,400 था, वहां से ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है। पेशेंस जी। जब आप दिखाते हैं कैपिटल मार्केट में, तो एंड ऑफ द डे आपके लिए रिटर्न क्रिएट करती है। एंड हम्म। हर बार लगता है मार्केट पीक पे, अब क्या करें। पर पीक पे तो हर बार आएगी आएगी, क्योंकि हर बार नया राइज देगी। बट उसका, जब मार्केट पीक पे होती है, उसके अंडरलाइन जो बिजनेसेस हैं वो अच्छा कर रहे होते हैं, कंपनीज अच्छा कर रही होती हैं। आज मार्केट पीक पे है तो बिजनेस थोड़ी बंद हो जाएंगे, वो तो आगे भी अच्छा करेंगे। एस्पिरेशन जी। इंडिया है, आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यंग पॉपुलेशन है हमारी। पर हार्डली यू वी हैव सीन मनी इन द पास्ट। 2,500 का पर कैपिटा डॉलर का जीडीपी है, तो आई थिंक ये जब आपका 5,000 पर कैपिटा हो जाएगा अगले 4-5 साल में, तो आपका हम्म। डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ेगा, तो पैसा रोटेशन में और आएगा। ये सब रेप्लिकेट करेगा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज में, और वो कंपनीज जो अंडरलाइन होंगी, म्यूचुअल फंड या पीएमएस या स्टॉक्स हैं, तो उनका बेनिफिट होगा। तो पूरा जो ये आपका इफेक्ट आएगा, इकोनॉमी में आएगा, और जो आपने फंड्स ले रखे होंगे उनकी वैल्यूएशन हम्म। इंक्रीज करेगी। बट यस, रीजनेबली रीजनेबल एक्सपेक्टेशन मार्केट से होना चाहिए आपका, और समय जी। दीजिएगा। तो म्यूचुअल जी। फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आज भी, तो लोग हम्म। तो 2 दिन पहले भी सोच रहे थे कि मैं इलेक्शन के बाद करूं, पर मार्केट ने कल ही 2.25% का गेन आपको दे दिया एक दिन में। आपको द बिगेस्ट रिस्क जो है ना, तनवी, वो मार्केट में बाहर बैठने का है, मार्केट में हम्म। होने का नहीं है। बिकॉज अगर लॉस हुआ भी तो वो नोशन लॉस है। अगर आपका होराइजन है 5 साल प्लस का यहाँ से कैपिटल मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके, हम्म। आई डोंट सी दैट उसमें कोई रिस्क है। बट यस, फ्रेश एलोकेशन आप लीजिए और स्टैगर्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जी। सर, जहाँ एक तरफ रिकॉर्ड हाई बनाया है मार्केट ने, डेफिनेटली पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि बाज़ार में उतार-चढ़ाव है क्योंकि लोकसभा चुनाव है और इस बीच में कहीं न कहीं मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई थी। हालाँकि अब मूड माहौल थोड़ा-सा संभलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल यही तेज़ी बरकरार रहने वाली है बाज़ार में। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड निवेशकों को क्या कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव करना चाहिए? कुछ स्पेसिफिक इस वक़्त अगर कोई शुरू करना चाहता है तो अभी वेट करना चाहिए या यही सही समय है? बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए आपको। हुँ। आप अगर सैलरीड है, या आपको बिजनेस पे अ, आपको एक अनुमान है कि आप कितना मंथली इनकम लेते हैं, तो आपको उसका 20 to 25% एक मंथली सिप तो शुरू कर देना चाहिए। जो आपने डिसाइड किया, 4-5 अच्छे फंड्स लेके उसमें आपने सिप शुरू कर दिया। दूसरा, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भी हैं, तो आप लिक्विड फंड में डाल के उन रिस्पेक्टेड फंड्स की 8 से 10 हफ्ते की एसटीपी कर देनी चाहिए। और मेरा आखिर में रिक्वेस्ट ये रहेगा कि बिफोर इलेक्शन सर, आप 25-30% कम से कम जो नया पैसा आ रहा है उसको अंदर डिप्लॉय कर दीजिएगा। बिकॉज आई नो इट्स इवेंट रिस्क विच इज देयर, जो काफी लोग उसे वेट करना चाहते हैं। पर मैं आपको 30% जाने के लिए कह रहा हूँ। और अगर वो इवेंट, मान लीजिए, ठीक से प्ले आउट नहीं होता है, एंड देयर इज अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट या एक मैंडेट नहीं मिलता है, अगर मार्केट बाय एनी जी। रीजन करेक्ट भी होती है, जिसके चांसेस कम है, बट अगर होती है,
तो आपके पास और पैसा पड़ा है उस कम लेवल पे डिप्लॉय करने के लिए। सो आई एम सेइंग सिटिंग ऑन साइड लाइन सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर ये स्टोरी प्ले आउट हो जाती है जो हम जो लग रहा है, अगर इनको एक अच्छा मैनेजमेंट मिल जाता है तो मार्केट्स फिर करेक्ट आपको करेक्शन का मौका नहीं देंगे। ऊपर चाहे ज्यादा नहीं बढ़े यहाँ से, बट करेक्शन का हम्म। मौका फॉर श्योर नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है। तो हम सही बढ़ना तो इस तो रिस्क जो है वो ना पार्टिसिपेट करने का है, पार्टिसिपेट करने का रिस्क नहीं। आप 8.5-9% की जी। इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन वाले देश में है, यहाँ पर हमारे देश में जो है और उसमें अगर आप इन्फ्लेशन बेटिंग रिटर्न चाहते हैं तो इक्विटीज ही है जो दे सकता है। पर आपकी हम्म। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कैपिटल मार्केट होनी चाहिए कि 14 to 15% कंपाउंडिंग यहाँ से अगले 10 साल तक मैं दे सकता हूँ, और 10 साल में या 10 से 12 साल में आपका पैसा 4 गुना के आसपास हो सकता है, अगर 12 से 15 के बीच में कंपाउंडिंग से आपने ग्रोथ ली है तो। जी। सर यहाँ पर लेकिन सवाल यही बनता है, आपने कहा कि 2 से 3 अच्छे म्यूचुअल फंड को चुनकर वो इस वक़्त भी निवेश शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो 2 से 3 अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन-से होंगे, यही हम लगातार अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो को कैसे तैयार करें। तो एक बार से आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से एसेट एलोकेशन होना चाहिए, कैसे पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए? क्या मिक्स रखना चाहिए उन्हें? इस समय वैसे भी आप देखिए हुँ, लार्ज कैप थोड़ा थोड़ा कम स्ट्रेस्ड है वैल्यूएशन वाइज, पर अदरवाइज ऑल्सो हम हुँ, हमेशा बोलते हैं दैट 50-30-20, 50 लार्ज कैप, हुँ, 30 मिड कैप एंड 20 स्मॉल कैप। तो मैं इसमें म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैप्स की बात कर रहा हूँ जिसमें आपका पैसा लगा हुँ, हुआ है। और आपको आज ही डेट में एलोकेशन लेना चाहिए फ्लेक्सी कैप, फोकस फंड, मल्टी कैप और लार्ज मिड कैप कैटेगरी के फंड्स। और अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा है तो 5 से 10% आप टेक्निकली, या फिर 5 से 10% आप सेक्टोरल फंड्स भी ले सकते हैं। तो आज की डेट में हुँ, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि गवर्नमेंट का क्लियर कट फोकस है कि अब 17% जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है इसको 25% ले जाएंगे 2025 तक या 25-26 तक। तो मैन्युफैक्चरिंग पे आप ले सकते हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर नहीं चला तो वो आप ऐड कर सकते हैं। बट आपका जो सेक्टोरल फंड है तनवी, वो 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए एट द मैक्स। अगर वो बहुत हाई रिस्क लेने के काबिल है या उसका रिस्क कैपिटल काफी अच्छा है तो 15% देते हैं। बिकॉज आपको इन सब सेक्टर का एक्सपोजर अदरवाइज एक मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स में भी मिल जाता है। तो आपने एक हुँ, बार डिसाइड कर लिया कि मेरा 50-30-20 है, फिर आपने फंड्स एलोकेट करना शुरू करा कि आपने 2 फ्लेक्सी कैप ले लिए, एक मल्टी कैप ले लिया, एक फोकस ले लिया और एक लार्जर मिड कैप कैटेगरी के ऐसे 5 फंड ले लिए। अगर और दूसरा जो भी आप फंड्स ले रहे हैं तो हर फंड को आप एक गोल से लाइन करें। नहीं तो होगा क्या कि आपने फंड्स तो ले लिए, बट जैसे ही वो डबल या ट्रिपल होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगेगा बढ़ गया और कितना बढ़ेंगे। बट जब आप किसी फंड को गोल से लाइन करते हैं तो गेम पूरा बदल जाता है। आज देयर आर फंड्स, मोर देन 11 फंड्स आर देयर जिनका नैव 1000 से ऊपर है, मतलब वो 100 टाइम ग्रो कर गए। सो ये हुँ, अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। लोग 100 बैगर स्टॉक ढूंढते हैं या 100 बैगर म्यूचुअल फंड है। एक फंड है रिलायंस ग्रोथ फंड, 29 साल पुराना फंड है। उसका रिटर्न इस समय कोई 350 टाइम्स है, उसका नैप 3500 के आसपास है। सो मैं यहाँ कोई फंड जी। रिकमेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दैट अगर आप हुँ, समय देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, और कंपाउंडिंग का मेन जो बेनिफिट है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आता है। अगर आप वक्त देते हैं, समय देते हैं, तो आपका आपके पैसे मल्टीफ्लो ग्रो करते हैं। जी। सर आपने यहाँ पर बात की सेक्टोरल फंड्स की, थीमैटिक फंड्स की, लेकिन कई बार हम एक्सपर्ट से यही सुन रहे हैं, इससे पहले भी हमने चर्चा की, तो वो कहते हैं कि शुरुआती समय में सेक्टोरल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट, आपने भी ये बात तो ज़िक्र किया ही कि कम अपना एक्सपोज़र रखें, क्योंकि शायद उसका एक साइकिल होगा और आप अभी बेटर जज नहीं कर पाएँगे और उसके लिए आपको आने वाले समय में किसमें ग्रोथ हो सकता है, वो समझना पड़ेगा। तो ये सारी एनालिसिस से शुरुआती समय में बचने के लिए, सेक्टोरल फंड से बचने के लिए कहा जाता है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? सही, मैंने तभी बोला दिस इज नॉट मेंट फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। जो ऑलरेडी हुँ, एक इन्वेस्टर है और जिसका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, वो इसमें 5 से 10% तक एलोकेशन ले सकता है। जिसका थोड़ा ज्यादा है वो 15 तक जा सकता है। तो मैं तो खुद जी। मानता हूँ दैट आपके पास डाइवर्सिफाइड फंड्स की अपॉर्चुनिटी ही बहुत बड़ी है, और उसमें ही आप बहुत हुँ, अच्छा कर सकते हैं। सो आई थिंक वही जी। तरीका ठीक है दैट आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उसको उसको अडॉप्ट करें। और मतलब अब मार्केट का करेक्ट होने का वेट मत करें, बिकॉज ज्यादा पैसा ना लोगों ने मार्केट के करेक्शन के वेट में हुँ, गंवाया है, मार्केट में होके नहीं गंवाया है। तो ज्यादा ज्यादा अमाउंट मनी उसमें लूज हुआ है कि हाँ जब करेक्शन होगा मैं तब डाल दूंगा। कोई टाइम नहीं कर पाया है यहाँ पे। और अगर मान लीजिए आप जब से वेट कर रहे हैं वहां से 20% ऊपर जाके 10% करेक्ट हो भी गया, तो
आप जिस लेवल से वेट कर रहे हैं उस लेवल पे तो आएगा नहीं कभी। तो आई थिंक जी। ये अपॉर्चुनिटी है जो आपको बड़ी करनी है, और उसके लिए आप खुद कर सकते हैं इसको बड़ा। सो आई थिंक हम्म। स्टार्ट करें, और ये मत सोचें कि अब तो इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा तब स्टार्ट। काफी लोग अभी वेट ही कर रहे थे, तो कल जो हुआ, आपको लग रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी अपने आप में एक मिस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि काफी फंड्स ने कल अच्छा परफॉर्म किया बिकॉज मार्केट ऊपर थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन के रिटर्न को देख के आप मार्केट में आए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू गिव टाइम, एंड आप देखेंगे कि then आपका कंपाउंडिंग रिटर्न जो है वो कितना मल्टीपल ग्रो कर सकता है। जी। सर, जब हम बात कर रहे थे कि इस वोलेटिलिटी के बीच में हम क्या नई स्ट्रैटेजी अपनाएं, तो उसमें आपने एसटीपी का जिक्र किया। एसटीपी पर इससे पहले भी हमने बात की है, लेकिन थोड़ा सा हम इसे इलाबोरेट तरीके से समझना चाहेंगे। ये किस तरीके से फंक्शन करता है और इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं? सो बेसिकली जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि that आप इकट्ठा पैसे ना डाल के उसे स्टैगर वे में डालें। तो उसका तरीका होता है, आप पैसा जो है रिस्पेक्टेड म्यूचुअल फंड के ओवरनाइट या लिक्विड फंड में दे देते हैं, और उसमें डिपेंडिंग ऑन आपका क्या कन्विक्शन है, आप 10 से 12 हफ्ते या 14 हफ्ते के अंदर उसे स्प्रेड कर देते हैं। मतलब हुँ, एवरी वीक, मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए लगाना है, 10 लाख रुपए लगाना है, और वो अगले 10 हफ्ते के लिए एसटीपी करना चाहते हैं, तो आपने 5 डिफरेंट फंड में 2-2 लाख रुपए ले लिए, और आपने उनकी एसटीपी बांध दी। एवरी वीक क्या होगा, 20,000 रुपीज मान लीजिए कोटक लिक्विड फंड से कोटक फोकस फंड में एक गिवन डेट को स्विच हो जाएगा पैसा। तो वो एक वीकली एक्सरसाइज हो गई, और अगले 10 हफ्ते के अंदर पूरा पैसा आपका इक्विटी में डिप्लॉय हो जाएगा। अब उसका बेनिफिट ये होता है, एक तो आपने इवेंट रिस्क निकाल दी जो भी रिस्क आने वाला है, दूसरा आपने इन्वेस्टमेंट स्टैगर कर दिया लमसम ना करके। और अगर बाय हुँ, चांस मान लीजिए आने वाले समय में किसी कारणवश मार्केट करेक्ट हो जाती है छठे सातवें हफ्ते में, तो आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। उस एसटीपी का पैसा जो लिक्विड में पड़ा हुआ है उसे आप पहले भी स्विच कर सकते हैं। तो उसका बेनिफिट ये रहता है that आप वॉलिटिलिटी को खत्म करते हो, पीक ऑफ द मार्केट में सारा पैसा इकट्ठे नहीं डालते हो, और थोड़ा स्टैगर कर देते हो। तो ये 3 बेनिफिट्स होते हैं इसके। एंड एज इट इज नॉट बाउंडेड बाय कि आपको उतनी एसटीपीस करनी है, अगर मार्केट उससे पहले करेक्ट होती है तो अपनी स्विचेस को एक्सपेडिट कर देते जी। सर, एक और कॉन्सेप्ट को मैं अपने व्यूअर्स को आपके ज़रिए थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करना चाहूँगी। म्यूचुअल फंड में निवेश की तो लगातार हम बात करते हैं, लेकिन जब बात होती है कि इसमें से पैसे निकालने कब हैं, तो पैसे कितने लंबे समय तक के लिए रखना चाहिए? और दूसरा कि इसमें एग्ज़िट लोड की बात आती है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? पहले एग्जिट लोड की बात करते हैं। ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप टैक्स सेवर को छोड़ दो, जहाँ हमारा डिफॉल्ट 3 साल का लॉकिंग होता है जिसका एटीसी में बेनिफिट मिलता है, ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1% के आसपास का आपका एग्जिट लोड है। वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट फंड्स को लेके, कुछ में कम भी होगा, बट ज्यादातर जो आपके डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं उसमें 1% एग्जिट लोड है 1 साल का। 1 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। सेक्टोरल फंड में 30-90 दिन का एग्जिट लोड है, और इंडेक्स फंड में कोई एग्जिट लोड नहीं है, ईटीएफ में कोई एग्जिट लोड नहीं है। पर ऑन अ हायर साइड, टैक्स सेवर का 3 साल का लॉकिंग है क्योंकि उसमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, और डाइवर्सिफाइड फंड का 1% एग्जिट लोड है। अभी बात होती है कि इक्विटी को कितना लंबे समय रखना चाहिए। सो इक्विटी जब भी आप कर रहे हैं, कोई भी चीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको एक गोल से लाइन करें। या हुँ, आपने हुँ। म्यूचुअल को कितना समय, आप बोलोगे 3 साल का बोला था डेट फंड में या फिर मैनेजमेंट फंड में रख दीजिए। सो जब इक्विटी का सॉरी अगर इक्विटी का बैलेंस फंड में आपने रखा है, तो उस बैलेंस एडवांटेज फंड 3 साल के लिए ठीक है। 5 साल के लिए आप लार्ज कैप फंड देख सकते हैं, इंडिया का फंड देख सकते हैं। 5 साल से ऊपर के लिए आप एक फोकस फंड कैटेगरी और बाकी फंड देख सकते हैं। 7 साल में आप मिड कैप, 10 साल 10 में आप स्मॉल कैप। आप जब हुँ, भी हुँ। अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तनवीर, उसको एक गोल से लाइन करें। तो जब आपका गोल आ रहा है, मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि 5 वर्ष के बाद आपको 50 लाख की राशि चाहिए, बिकॉज मार्केट ने अच्छा किया किसी कारणवश, तो अब वो आपकी राशि 4.5 वर्ष में ही आपको पोर्टफोलियो में 50 लाख दिख रही है। आप क्या कीजिए, उस हुँ, 50 लाख को शिफ्ट करके एक लिक्विड एसेट या सेफ एसेट में डाल दीजिए, क्योंकि आपका गोल अमाउंट का अचीव हो गया है। क्योंकि हो सकता है गोल डेट के बाद जब जाए उस समय मार्केट किसी कारणवश करेक्ट हो। तो जब आपका कोई गोल अचीव होता जा रहा है, आप इक्विटी को अपना रिडीम कीजिए। रिटायरमेंट वाला इक्विटी कभी रिडीम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आप एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज हुँ, अगर आपने कोई गोल नहीं बनाया हुआ, आप एंड अप करेंगे कि डबल या ट्रिपल करके रिडीम करने में हो गया पैसा, और कितना बढ़ेगा, 50% आगे रिटर्न। काफी लोगों का पिछले 1 साल में 40% रिटर्न आया, तो उन्हें लग रहा है कि इतना तो कभी आता ही नहीं है, तो अभी रिडीम कर लेते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप जब तक गोल अलाइन नहीं करेंगे ना, इट्स लाइक आप कार लेके निकले और
ये डायरेक्शनली पता नहीं है जाना कहाँ है, तो आप 2-3 राउंड लेके घर वापस आ जाए। पर अगर आपको पता है कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक बी पॉइंट नहीं आए। सो वो आपको जी। अपने गोल को अलाइन करना है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के साथ। जब अगर वो अलाइन है, फिर आप उसको बीच में नहीं तोड़ेंगे। पर अगर कोई गोल ही नहीं है, देन फिर यू एंड अप, आप तभी तो वो कहते हैं बिहेवियर गैप है, इन्वेस्टमेंट इज फॉर एवर, इन्वेस्टर इज नॉट फॉर एवर। तभी वो रिटर्न हम्म। इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट से कम है। सो उसको अलाइन अगर कर दिया तो ये सॉर्ट जी। सर, हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक़्त से मेटल के जो प्राइसेज़ हैं वो काफ़ी सर्ज कर रहे हैं। ऐसे में मेटल से जुड़े हुए जो भी फंड्स हैं, जैसे अगर बात करें हम गोल्ड म्यूचुअल फंड की, तो क्या इसमें निवेश करने की इस वक़्त सलाह होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइसेज़ इसके भी हाई हो गए हैं? मैं पर्सनली कमोडिटी किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ, ना मैं अपने लिए बाय करता हुँ, हूँ। बट यस, गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में 7 to 8% होना चाहिए, 5% प्लस तो होना ही चाहिए। गोल्ड म्यूचुअल फंड में टैक्स का बेनिफिट अब विड्रॉ कर लिया गया है। पहले उनको डेट का टैक्सेशन बेनिफिट होता था, उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, अब वो नहीं है। तो अभी क्या कर हुँ, सकते हैं गोल्ड के लिए? आप गोल्ड म्यूचुअल फंड ना करके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड के एसजीपी खरीद सकते हैं। उसमें एक तो इन लाइन विद गोल्ड में आपका प्राइस मूवमेंट होता है बॉन्ड का, साथ में 2.5% का कूपन हर साल एज ए इंटरेस्ट मिलता है जो टैक्सेबल होता है। प्लस 5 साल जी, के बाद आपका जो गोल्ड की होल्डिंग है वो टैक्स फ्री है। सो आपको टैक्स फ्री मिल गया, एडिशनल 2.5% का कूपन मिल गया, और गोल्ड बॉन्ड मिल गया साथ में। तो वो सारी चीजें जो है विल क्रिएट लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू, एंड जी। आपको टैक्स फ्री एक इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटी मिलेगी। बट यस, आपको गोल्ड में हमेशा 5 से 7% में पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करना चाहिए। जी, एक्सपोज़र होना चाहिए, लेकिन तरीका अलग हो सकता है। आपके हिसाब से एसजीबी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बेहतर ऑप्शन होगा गोल्ड म्यूचुअल फंड के कंपैरिज़न में। सर, अंत में आपसे कुछ की पॉइंट्स में समझना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड के निवेशकों को किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए, किससे बचना चाहिए? अच्छा, अगर जो भी इन्वेस्टर्स फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको एक चीज का ध्यान रखना है हुँ, कि दैट वो जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे पैसा हर 2 साल में 3 साल में डबल करें। पहले तो उस मंशा के साथ मत आए। आप हुँ, इतना कर सकते हैं, आज इंडिया की जो ग्रोथ पाथ है जैसा हमने पीछे किया है और यहाँ से आगे लग रहा है कि दैट अगले 10-15 साल इंडिया के लिए बहुत बेटर है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 13-14% से या ऑन हाई से 15% से आप अपना पोर्टफोलियो कंपाउंड कर सकते हैं। अ, तीसरा, आप जब भी आ रहे हैं तो आप कंपाउंडिंग सोच के आए, और कंपाउंडिंग का एक्चुअल में मजा 10 साल के ऊपर आना शुरू होता है। फिर 5 साल में डबल हुँ, हो भी जाएगा तो लगेगा डबल ही हुआ, पर 10 साल में वो 4 गुना हो जाता है। फिर अगले 15 साल में तभी 8 गुना हो जाता है पोर्टफोलियो आपका। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि कहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो रही है आपके लिए, तो आपको लंबा आना है। देखिए, प्रॉपर्टी के प्राइसेस या हमारे पीपीएफ प्रॉविडेंट फंड बैलेंस इसलिए बढ़ते हैं बिकॉज हम सालों साल उसको छूते नहीं है। तो इक्विटी में जब आप आते हैं तो नेक्स्ट डे पोर्टफोलियो को देखने लग जाते हैं। चौथा, जितना आप पोर्टफोलियो देखेंगे और जितना उसमें प्लस माइनस करेंगे, आज ये बेच दो वो खरीदो, उतना आपका रिटर्न कम होता रहेगा। मतलब मैं हुँ, हमेशा बोलता हूँ पोर्टफोलियो जो है ना, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, वो आपके सोप की तरह है। जो सोप का बाहर होता है उसकी तरह है। जितना आप उसको घिसोगे उतना वो कम होता जाता है। तो आप उसको हुँ, जितना नहीं देखोगे, रिव्यू करोगे क्वार्टरली बेसिस पे, हाफली बेसिस पे, उतना बेटर रहेगा। पांचवा, जी, अगर आप आपके पास समय नहीं है तो अपने हार्ड एंड मनी को लेके आप टिप्स पे काम मत करें। आप अपने लिए एक सही एडवाइजर चुनें जो सेबी अपॉइंटेड है, या फिर आप सही डायरेक्शनली लोगों की हेल्प लें, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में सीधा बात करें, एमसी में जाके बात करें, रादर डूइंग इट योरसेल्फ। बिकॉज हो सकता है कि अभी मार्केट अच्छी है, सब चीजें अच्छी लग रही है, हर किसी को लग रहा होगा इट्स इजी थिंग टू डू, एंड आई एम नॉट सेइंग ये मुश्किल है। पर अगर समय नहीं है तो आप हेल्प लें। आज हमें कोई छोटी सी चोट लगती है, सर दर्द होता है, हुँ, बुखार होता है नॉर्मल, तो हम घर पे कर सकते हैं, क्रोसिन ले ली, कॉम्बिफ्लैम ले ली, बैंडेड लगा लिया। पर कोविड का कोई सिचुएशन आया या कोई फ्रैक्चर हो गया तो वी विल रेफर टू अ डॉक्टर। ये इट लुक्स वेरी सिंपल कि ओटीसी, पर म्यूचुअल फंड्स आर नॉन ओटीसी, ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट नहीं है। और प्लीज अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लास्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसको किसी गोल से अलाइन करें। आप गोल जी। कीजिए प्लान अपना कि मेरे ये गोल्स है, और फिर उस इन्वेस्टमेंट को चलाएं। जी, उम्मीद है हमारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, वो इन बातों का ज़रूर ख़्याल रखेंगे और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनेंगे और म्यूचुअल फंड के ज़रिए वो अच्छे रिटर्न्स भी कमा पाएँगे। सर, आपने इतना वक़्त दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू,
उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में भी म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।